झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 28 तक हम लोग आ चुके हैं। बाकी सारे पार्ट्स आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में फ्रूटफुल होगा। पेपर 1 में यहाँ पे 60 क्वेश्चन बनेगा और 60 क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वालिफाई पेपर है, लेकिन अगर ध्यान से नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा पेपर में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सारा पेपर में आपका ना। ध्यान से कीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आते हैं चैनल से जरूर जुड़ें, एक थम्स अप जरूर दें। बाकी टेलीग्राम पर चैनल का नेम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ और क्यूज वहाँ पे मिल जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन सबका आप लोग आ रहा है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट कब है। तो देखिए, जेएसएससी सीजीएल का जो कैलेंडर एग्जाम कैलेंडर 2022 का जो जारी किया है, उसके अनुसार जो है से आपका जून का लास्ट वीक में है। तो अगर एग्जाम हो जाता है जून का लास्ट वीक में तो चलिए ठीक है, नहीं तो जेएसएससी टाइम से एग्जाम लेते नहीं, आपको अच्छे से पता होगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब उससे पहले आप लोग को जल्दी कोर्स दे दूंगा, टाइम नहीं मिलता है ना, डेली आप लोग का 2 वीडियो डालना पड़ता है, तो समय वीडियो धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ, तो जल्दी कोर्स आपको मिल जाएगा। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वो लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जल्दी सूचना आपको दे दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर पता करना है, तो स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे एरर है। आवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर टेस्ट। टेस्ट के लिए बोला जा रहा है कि इंडिया का मैप को जो है से स्टडी करने के लिए बोला गया है। ओके, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा बोला गया है कि स्टडी करके रखिएगा भाई। जियोग्राफी टीचर बोले हैं कि स्टडी कर लेना मैप का, कल टेस्ट है। ओके, तो क्या होना चाहिए? तो आवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड, तो देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है। जी हाँ, टोल्ड जो होता है से एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसके बाद जो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है अपने बात ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसके बाद जो है से टोल्ड के साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, कहने का मतलब। तो टोल्ड अस लगेगा ना, तो अस यहाँ पे जो है से लगना चाहिए था। टोल्ड मीन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टोल्ड अस बहुत सारे, एक बच्चा को थोड़ी ना बोलेगा कि भाई टेस्ट करो। टेस्ट के लिए एक बच्चा को थोड़ी बोलेगा। ज्योग्राफी टीचर बोले थे, स्कूल का बात हो रहा है यहाँ पे। तो ज्योग्राफी टीचर बोले थे कि क्या भाई, चलो भाई तुम लोग जो है टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर लेना, इंडिया का मैप टेस्ट लेने वाला हूँ। तो टोल्ड अस होना चाहिए, टोल्ड के साथ अस लगेगा, यही यहाँ पे एरर था। टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या देखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देते हैं, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि टेल के साथ आपको टू करके क्वेश्चन कहीं देंगे ना, टेल के साथ कहीं टू करके क्वेश्चन देंगे तो देख लीजिएगा टेल के साथ टू नहीं लगेगा। टेल के बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। हाँ, जब तक से के साथ से या सेड होता है, से होता है, उसके साथ टू लग सकता है ना। चलिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। क्लियर? तो देख लीजिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा। पार्ट गड़बड़ी है ए में, तो ए को टिक लगा लिया जाए। तो डी है ऑप्शन में, तो डी सही हो जाएगा ना। आगे पीछे देखिए, हर तरह से मैं उलट पलट के क्वेश्चन देता हूँ ताकि कहीं से प्रॉब्लम देखने को न मिले। माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ समझते हैं ना, कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है। 2 नाउन को मिलाकर बना हुआ है, बहुत सारे वर्ड से मिलाकर बनाता है, कंपाउंड नाउन बनता है। माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। गड़बड़ी कहाँ पे है? तो गड़बड़ी यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। माई ब्रदर इन लॉ एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है जो कि मुंबई में रहता है, अभी आया है भाई मिलने के लिए, मतलब हम लोग के साथ रहने के लिए आया है यहाँ पे। तो ब्रदर इन लॉ के साथ यहाँ पे हैव क्यों लगा कर रखा है बताइए जरा। तो इसके साथ हैव नहीं लगना चाहिए ना, हैव क्यों लगेगा? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे जो है एग्जाम में देते रहते हैं। तो हैव नहीं, इसके जगह पे आपको हैज लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रदर इन लॉ से सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए और पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब लगना चाहिए। तो यही इसमें एरर था। पार्ट नंबर आपका सी में गड़बड़ी है, सी है डी में, तो डी को लगा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। स्मोकिंग इज अनडाउटली, बोला जा रहा है वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। इसमें कहाँ गड़बड़ी है? तो बोला जा रहा है जो स्मोकिंग होता है, धूम्रपान वगैरह आप लोग देखे हैं, तो धूम्रपान जो होता है अनडाउटली, क्या बोला जा रहा है कि अनडाउटली जो है से बहुत ज़्यादा इंजूरियस है, बहुत ज़्यादा इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए। तो इसमें गड़बड़ी कहाँ है? तो देखिए, कभी भी जो है से हम लोग यूज करते हैं तो इंजूरियस फॉर हेल्थ नहीं करते हैं, इंजूरियस टू हेल्थ करते हैं ना। तो दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे टू लगना चाहिए, फोर नहीं लगना चाहिए। तो पार्ट नंबर सी में गड़बड़ी है, सी ऑप्शन नंबर डी में, तो डी को टिक लगा लिया जाए। समझ में आ रहा है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। माई फेवरेट एम एस धोनी, माई फेवरेट एम एस धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द कंट्री। बोला जा रहा है कि जो एम एस धोनी है से मेरे वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर हैं, क्या है? क्रिकेट प्लेयर है कंट्री में, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ी कहाँ पे है बताया जाए, पता चल रहा है। लूप होल यहाँ से खोजने की, जो वन ऑफ वगैरह आ जाता है, मैं बताया था आपको, वन ऑफ इधर आ जाता है, नीदर आ जाता है, बोथ वगैरह वर्ड दिखे आपको, ठीक है। तो ये सारा ना लूप होल यहीं से कहीं कहीं निकालता है, ठीक है। कुछ कुछ कमी वगैरह, मतलब यहाँ से गड़बड़ी करके क्वेश्चन बनाता है। तो लूप होल पकड़िए। वन ऑफ के बाद ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ के बाद जो है से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज होता है। क्या होता है? वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज होता है। तो जैसे वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द, मतलब कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। वन ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर नहीं, प्लेयर्स होना चाहिए ना, नाउन को प्लूरल बनाएंगे हम लोग, क्रिकेटर्स नहीं करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि क्रिकेट प्लेयर नहीं रहता तो क्रिकेटर्स कर सकते थे, क्रिकेटर्स का मतलब क्रिकेट का प्लेयर ही हो जाता ना, तो यहाँ पे प्लेयर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट एडजेक्टिव जैसा यूज हुआ है, प्लेयर कैसा है तो क्रिकेट का प्लेयर, तो यहाँ पे प्लेयर्स लग जाएगा, तो इसको सही कर लीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन द कंट्री, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है, इसको खास ख्याल रखिएगा ना। चलिए हाँ, वन ऑफ के बाद प्लूरल होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर गड़बड़ी था आपका बी में ना, बी कहाँ पे है तो बी है ए में, तो टिक लगा लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी डालना चाहिए था इसको। माथा तो आजकल आधा से ज़्यादा खराब रह रहा है, लाइट इतना ज़्यादा काट रहा है ना, मतलब हद कर दिया है इन लोग ने। रात तो 1-2 बजे तक नींद नहीं आ रहा है, मतलब गजब हाल है, मतलब क्या किया जाए, कुछ सिचुएशन बहुत ख़राब है। लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं इसी के लिए तो हम लोग आशा कर रहे थे अच्छे दिन, तो यही अच्छे दिन है, आप समझ गए ना। When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. क्या होता है a number of deers? मैं जब फॉरेस्ट पास कर रहा था, ठीक है, फॉरेस्ट जब पास कर रहा था तो क्या देखा कि मैं देखा कि बहुत सारा नंबर ऑफ डियर्स देखा, और नंबर ऑफ डियर्स देखा ना, बहुत सारे मतलब हिरन देखा। BACD कहाँ गड़बड़ी है, पता चल रहा है कुछ, तो यहाँ पे पार्ट नंबर सी में गड़बड़ी है, अभी पता चला कि नहीं चला। डियर का प्लूरल डियर्स नहीं बनता है, कुछ कुछ ऐसे नाउन होता है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं ना। डियर्स जो होता है से इसका प्लूरल डियर जो होता है उसको आप लोग डियर्स नहीं बनाते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ठीक है। चलिए आइए कुछ कुछ चर्चा कर देते हैं आपके समझ कि कौन कौन सा ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डियर है, जो आता है मैं उसी को चर्चा करता हूँ। डियर है, पूछते हैं आपसे तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद सी पूछते हैं एग्जाम में, फीस पूछ सकते हैं आपको, फीस प्लूरल नहीं बनता है, ओके। उसके बाद ऑफ स्प्रिंग वगैरह होता है, ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे है, ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग याद रख लीजिएगा। उसके बाद सीरीज बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सीरीज स्पेसीज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मीन्स इंपॉर्टेंट है ना, मीन्स मतलब साधन होता है, ठीक है। यहाँ पे मीन्स मतलब साधन नहीं लेंगे, मीन्स मतलब होता है धन वैभव वगैरह यूज करेंगे, ओके। तो ये हो गया मीन्स, क्लियर। तो ये सारे जो है से आपके कुछ कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होते हैं, धन वैभव का सेंस में है, सॉरी, मीन्स मतलब साधन यहाँ पे नहीं है, धन वैभव के सेंस में यहाँ पे है। तो ये सारे नाउन्स क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। सबसे ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट सीरीज स्पेसीज, उसके बाद डियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये सारे नाउन क्या थे, प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं, तो ये एस लगा के बनाया था तो गड़बड़ था ना, डियर रहेगा। चलिए फॉरेस्ट के लिए एक वर्ड याद रख लीजिएगा, वुड्स। वुड्स मतलब ही जंगल होता है ना, वुड का प्लूरल नहीं बनता है ना, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, यानी कि मटेरियल नाउन है, तो वुड्स मतलब जंगल होता है, इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं, यू कैन डैश ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। क्या गड़बड़ है इसमें, इस बॉक्स को तुम खोल सकते हो एक स्क्रू ड्राइवर के द्वारा। कहाँ पर गड़बड़ी है, कुछ पता चल रहा है। यहाँ पे गड़बड़ी है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन यहाँ पे बाय है तो गड़बड़ी है बाय का। प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन जो है से किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी और वर्ड्स के साथ रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, ओके। तो यहाँ से देखिए बॉक्स का रिलेशनशिप बता रहा है आपको कि बॉक्स को ओपन कर सकते हो कैसे, स्क्रू ड्राइवर से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी चर्चा कर चुका था अलग क्वेश्चन में। अगर मान लो कोई चीज़ आप काम कर रहे हैं हाथ से पकड़कर, क्या कर रहे हैं, हाथ से पकड़ काम कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग बाय का नहीं प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं। बताया था या नहीं बताया था, बोलिए, आप लोग तो भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं आप लोग। तो वहाँ पे विथ का यूज होता है, तो यू कैन ओपन द बॉक्स विथ अ स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, न कि बाय होना चाहिए। तो विथ पार्ट नंबर आपका गड़बड़ हो गया सी में, सी है बी में, तो बी को टिक लगा लिया जाए, समझ गए। जैसे आई कट वेजिटेबल्स विथ नाइफ, ओके। चलिए ऐसे हो जाएगा, आई राइट विथ अ पेंसिल और अ पेन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यूज कीजिए, आप हाथ से पढ़ कभी कोई काम कीजिएगा तो वहाँ पे विथ यूज होता है प्रीपोजिशन। अब क्वेश्चन नंबर 77 से लेकर 14 तक वो देखने को मिलेगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिलर्स है। और मैं बताया था कि जेसी सीजीएल वगैरह देखिएगा झारखंड में ना फिलर्स, पता नहीं उन लोगों को क्या हो जाता है, फिलर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है, फिलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो डू नॉट लाफ डैश अदर्स मिस्टेक, यानी कि दूसरों की गलती पर मत हंसो भाई, क्या लगना चाहिए, एट फॉर अगेंस्ट अबाउट। तो दूसरों की गलतियों पर मत हंसो, इसमें आपको लगने वाला है एट, तो कि लाफ एट समवन होता है ना, समवन्स मिस्टेक वगैरह या फिर उसके जो होता है उस पर। तो डोंट लाफ एट
अदर्स मिस्टेक, दूसरों गलतियों पर मत हंसो। यहाँ प्रीपोजिशन लाफ के साथ लाफ एट अदर्स का यूज हम लोग करते हैं, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। डोंट लाफ एट अदर्स ना, फॉर अदर्स अगेंस्ट अदर्स नहीं होगा। द मोर ही रिमोन्स्ट्रेटेड डैश द रेफरी द ओर्स द सिचुएशन बिकम। बोला जा रहा है रिमोन्स्ट्रेटेड का मतलब आपको पता होना चाहिए, अब इसके साथ करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी बना पाइएगा। द मोर ही रिमोन्स्ट्रेटेड डैश द रेफरी द वर्स द सिचुएशन बिकम। देखिएगा जो रिमोन्स्ट्रेटेड वर्ड है, ठीक है, उसके साथ प्रीपोजिशन विथ आता है, रिमोन्स्ट्रेटेड विथ। अब रिमोन्स्ट्रेटेड विथ जो होता है, रिमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है आर्गूमेंट करना। क्या करना? आर्गूमेंट करना, बकचक टाइप से करना। रेंट जिसको बोलते हैं, RANT, रेंट, रेंट नहीं बोल रहा हूँ, रेंट है, RANT, रेंट मतलब बकचक करना होता है ना। चलिए, तो यहाँ से इसका मतलब था बकचक करना था, यानी कि जितना ही ज़्यादा वह रेफरी के साथ जो है से बकबक करेगा, उतना ही ज़्यादा सिचुएशन जो है से क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। यानी कि बैड का आपका कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है ना, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है, WRST। तो एक कंपैरेटिव डिग्री है बैड का, तो सिचुएशन उतना ही ज़्यादा बद से बदतर होते जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह सिचुएशन था। बाकी एक चीज़ याद रख लीजिएगा, यहाँ पे द मोर और यहाँ पे द वर्स का यूज हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि कभी भी ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज का हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल्स का यूज होगा। कभी भी कोई चीज़ में ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, तो वहाँ पे जो है से दोनों जो मोर वर्ड होता है या फिर जो सिचुएशन होता है, वो दोनों मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले। जैसे यहाँ पे मोर था, यहाँ पे वर्स था, तो दोनों के पहले आर्टिकल द लगा है। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू विल फील, ठीक है। जैसे कि आप लोग जितने ज़्यादा हायर जाइएगा उतने ज़्यादा ठंडा आपको महसूस होगा, तो हायर के पहले भी द लगा, कूलर के पहले भी द लगा। तो यही कहने का तात्पर्य है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया बीच में तो सोचा बता दूं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, विथ लगेगा। रिमोन्स्ट्रेटेड विथ का मतलब होता है रेंट करना, बकझा करना। तो जैसे मैं धोनी एक बार बकबक कर देते रेफरी के साथ ना, तो आपको याद है ना। He could not have been successful in the project but my help। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका बार इसको बनाने के लिए ईडियम ऑफ फ्रेज पता होना चाहिए, ईडियम ऑफ फ्रेज पता होना चाहिए। आप लोग तो रीडिंग करते नहीं हैं, रीडिंग वगैरह नहीं कीजिएगा ना, तो इंग्लिश आप लोग क्या समझते हैं कि करके ले जाइएगा? जी नहीं, इंग्लिश के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, ओके। थोड़ा मतलब रीडिंग कीजिएगा तो न्यूज़पेपर भी पढ़िएगा सबसे अच्छा। द हिंदू आपका नंबर 1 है, तो आपको तो मैं प्रोवाइड करा ही रहा था, लेकिन टेलीग्राम पे कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है तो चला गया। चलिए भाई, तो कीजिए उसको, रीडिंग वगैरह जरूर कीजिएगा। न्यूज़ वगैरह ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ सुनिए ना आप लोग, टेलीविजन वगैरह इतना रखें, मोबाइल फ़ोन वगैरह देखिए न्यूज़ वगैरह इंग्लिश में, आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो चलिए, ऐसे इंग्लिश ठीक नहीं होता है ना भाई, अब कहने से कोई चीज़ ठीक नहीं हो जाता है कि मेरा इंग्लिश ठीक करना है, उसके लिए करना पड़ता है ना, सिर्फ कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। तो ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन द प्रोजेक्ट बट डैश माई हेल्प। अब आपको पता होना चाहिए कि तुम प्रोजेक्ट में जो है से सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो बिना मेरे हेल्प के। अब यहाँ पे बिना मेरे हेल्प का सेंस आना चाहिए, तो बट ऑफ, बट विथ, बट फॉर या फिर बट OFF है। तो ध्यान दीजिएगा, कब बट ऑफ नहीं, न विथ होगा न OFF होगा, बट फॉर होगा। अब बट फॉर क्यों? क्योंकि बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, मतलब के बिना। तो तुम जो है अपना प्रोजेक्ट में सफल नहीं हो पाओगे बिना मेरे हेल्प के, तो ये बट हो गया ना। उसी तरह से जैसे बेटर हाफ होता है, क्या होता है? बेटर हाफ। कहीं पे अगर पत्नी का सेंस देना होगा तो बेटर हाफ का यूज करते हैं आप लोग, बेटर हाफ, ठीक है। तो यही होता है बेटर हाफ, पत्नी के लिए यूज होता है, वाइफ के लिए। तो ऐसे से थोड़े थोड़े क्वेश्चन देते हैं, तो ऐसे फ्रेज भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये बट फॉर हो गया ना, तो बट फॉर मतलब क्या होता है? विदाउट। तो इसको याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। 10 आता है, वी हर्ड द रिचर्ड्स डैश देयर हाउस रिसेंटली। क्या लगना चाहिए? वी हर्ड द रिचर्ड्स डैश देयर हाउस रिसेंटली। हैड शिफ्टेड, हैव शिफ्टेड, विल शिफ्ट या फिर आर शिफ्टिंग, क्या होना चाहिए? तो वी हर्ड मतलब हम लोग सुने, पास्ट का रेफरेंस है ना, दैट द रिचर्ड्स हैड शिफ्टेड देयर हाउस रिसेंटली। पास्ट का रेफरेंस है तो पास्ट में लगा दीजिए, उन लोग जो है से काम पहले खत्म कर चुका था, तो वो ये खत्म हो चुका है, तो उसके लिए आप लोग हैड प्लस शिफ्टेड का यूज करेंगे, यानी कि हैड प्लस V3 लगता है, जो ऑलरेडी काम खत्म हो चुका है पास्ट में ना। तो वी हर्ड दैट द रिचर्ड्स हैड शिफ्टेड देयर हाउस रिसेंटली। रिचर्ड्स का मतलब यहाँ पे रिचर्ड फैमिली से है ना। चलिए, क्या हो गया आंसर नंबर? और आंसर नंबर हो गया आपका A, ठीक है, B पे नहीं है, A पे है। क्वेश्चन 11 देखते हैं, द मैन इज लुकिंग डैश हिज डायरी इन हिज रूम। ये क्वेश्चन हुआ क्या ना कि जब क्वेश्चन बना रहा था तो उसमें ध्यान नहीं दिया। ये क्वेश्चन कभी कभी ना बोर्ड वाले गलत क्वेश्चन डाल देते हैं, तो वहाँ पे गलत क्वेश्चन डाला हुआ था, तो यहाँ क्वेश्चन में चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ईजी है। थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या लगना चाहिए। द मैन इज लुकिंग डैश हिज डायरी इन हिज रूम। लुकिंग टू, लुकिंग फॉर, लुकिंग एट या लुकिंग इन। बहुत लोग सोचेंगे कि लुकिंग एट हिज डायरी होगा, इन हिज रूम, उसका रूम में लुकिंग एट डायरी पर वो देख रहा है। यहाँ पे सेंस वो नहीं है, लुकिंग फॉर हिज डायरी इन हिज रूम, यानी कि
वह जो है से लुकिंग फॉर कर रहा है, यानी कि खोज रहा है अपना डायरी को रूम में, ठीक है, क्या कर रहा है, खोजना। लुकिंग फॉर मतलब होता है स्क्राउजिंग फॉर, खोजना, ठीक है, सर्च करना। तो ये फ्रेजल वर्ब है, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। लुक फॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लुक फॉर और लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब क्या होता था, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, बताया था ना आपको, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। द मदर इज लुकिंग आफ्टर हिज हर बेबी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। इंडिया विल डैश आर्च राइवल पाकिस्तान इन फाइनल। तो बोला जा रहा है कि जो इंडिया है, जो आर्च राइवल यानी कि जो कट्टर उसका जो प्रतिद्वंदी है, आर्च राइवल बोला जाता है, उसको सिर्फ फाइनल में उसको क्या करने वाला है, टेक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर, टेकन अबैक या फिर टेक ऑन। तो क्या होना चाहिए यहाँ, तो टेकन अबैक तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप कहिए क्यों, क्योंकि विल के साथ कभी टेकन तो लगेगा नहीं, विल के साथ भी होना चाहिए, तो ऐसे काट लीजिए, मीनिंग तो खोजने की जरूरत ही नहीं है। तो जितने सारे फ्रेजल वर्ब्स देख रहे हैं इसमें सही जाएगा टेक ऑन। टेक ऑन का क्या मतलब होता है, टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना, क्या करना, टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना। टेक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर, ये सारा क्या होता है, सारा का मीनिंग यहाँ से देख लीजिए, फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल, मतलब उसके जैसा दिखना, ओके, उसके समान होना। लुक आफ्टर का मतलब अभी तुरंत बताया था कि केयर फॉर होता है, ओके, देखभाल वगैरह करना। टेक अबैक का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, क्या होगा, टेक अबैक मतलब दंग रह जाना, सरप्राइज हो जाना। टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना, या टेक ऑन मतलब फेस समवन यानी कि मुकाबला करना, ठीक है। तो यही इसका सही था कि पाकिस्तान, इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ जो है फाइनल में मुकाबला करेगा, ठीक है, इंडिया करेगी, टीम, इंडियन टीम होगा तो करेगी, यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी एक और याद रख लीजिएगा, टेक इन, जो यहाँ पे नहीं है सर ना। टेक इन का मतलब होता है धोखा देना। टेक इन का मतलब क्या होता है, धोखा देना। मिला है कि नहीं धोखा कभी किसी से हो ही नहीं सकता है, धोखा तो मिला ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शीप। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका कलेक्टेड आंसर है ना, कि मतलब साफ साफ क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं, वही सही वर्ड इसमें भराएगा। द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शिप, जैसे बोलते हैं ना, जैसे ग्रुप ऑफ एंड्स को कॉलोनी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जिराफ को आप लोग टायर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लायन या फिर जो या ग्रुप ऑफ लायंस को आप लोग, या ग्रुप ऑफ टाइगर को आप लोग स्टिक बोलते हैं, ये सब बोलते हैं कि नहीं। और ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल बोलते हैं। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है। तो ये सारा जो ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होते हैं यानी कलेक्टिव नाउन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, उससे क्वेश्चन है। तो ग्रुप ऑफ सीप है, अब दो तरह का सीप होता है, एक ए वाला सीप होता है, एक ए वाला सीप होता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और दोनों पे क्वेश्चन फंसाता है। और ये वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कभी भी जो ग्रुप ऑफ सीप होता है उसको हम लोग फ्लोक बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोक बोला जाता है ग्रुप ऑफ शिप को, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लोक शिप को हम लोग फ्लोक बोलते हैं। तो लुक आफ्टर कर रहा है यानी कि देखभाल कर रहा है किसका, भेड़ी के ग्रुप को, ताकि भेड़िया ना आ जाए, भेड़िया सुने हैं ना कहानी, तो उसका देखभाल कर रहा है, ठीक है। चलिए तो हो गया आपको फ्लोक, और बाकी सारे ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। फ्लीट क्या होता है, क्रू क्या होता है, गैंग क्या होता है, सारा बता देता हूँ, समझ गए, देख लीजिए। आंसर हो गया आपका फ्लोक। जो गैंग होता है वो ग्रुप ऑफ रॉबर्स होता है, ग्रुप ऑफ रॉबर्स मतलब लुटेरे, ठीक है। देखिए एगो फ्लीट होता है ना, क्या होता है, फ्लीट। तो जो ग्रुप ऑफ शिप होता है ना, क्या होता है, ग्रुप ऑफ शिप्स, उसको बोलते हैं आप लोग फ्लीट, कोई दिक्कत। ग्रुप ऑफ क्रू क्या होता है, देखिए ग्रुप ऑफ शिप को आप लोग फ्लीट बोलिएगा, लेकिन क्रू क्या होता है कि एक मतलब समझिए कि एक तरह से बहुत सारा शिप वगैरह का जो ग्रुप है कहीं पे जंग के लिए जा रहा है, एक साथ चल रहा है, तो उसको वहाँ पे क्रू नाम दिया जाता है, क्या होता है, क्रू। यानी कि जब मोशन में है, कहीं पे जा रहा है, यात्रा पर है, तो उसको क्रू नाम दिया जाता है। बाकी सिंपल आप लोग ग्रुप ऑफ शिप्स को आप लोग फ्लीट बोल सकते हैं। क्रू क्या होता है, जब कहीं पे मार्च कर रहा हूँ, लोग जा रहा है ग्रुप का शिप्स वगैरह, तब उसको हम लोग क्रू का नाम देते हैं। इसका आंसर फ्लॉक हो गया, समझ लीजिएगा, ग्रुप ऑफ शिप्स को हम लोग फ्लॉक बोलते हैं। मेनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न डैश द ट्रूथ इज सम अदरवाइज। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे वर्ड्स का मीनिंग आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ड डालेंगे तो इसका मीनिंग निकल जाएगा, तो मीनिंग समझ में आना चाहिए। बहुत सारा जो हम में से बिलीव करते हैं कि साइंस जो है क्या है, बहुत सारा चीज़ समथिंग मॉडर्न है, ऑल्दो द ट्रूथ इज अदरवाइज, परंतु जो ऐसा नहीं है, परंतु जो है ट्रूथ इज अदरवाइज, इसका मीनिंग क्या होगा, परंतु जो सत्य है वो कुछ और ही है। तो ये सेंस जा रहा है, ट्रूथ इज अदरवाइज का क्या मतलब है, ऑल्दो द ट्रूथ इज अदरवाइज का मतलब है लेकिन जो सत्य है कुछ और ही है, ठीक है। एकदम कुछ जरूरी नहीं है कि साइंस जो है मॉडर्न है, बहुत पहले से ही साइंस चलते आ रहा है। तो इसमें ऑल्दो जाएगा ना, चलिए, तो ऑल्दो द ट्रूथ इज अदरवाइज, हालांकि ट्रूथ कुछ और है, ऑल्दो का मतलब हालांकि होता है मीनिंग, अदरवाइज ना, चलिए ये हो जाएगा।
बाकी अल्दो के साथ याद रख लीजिएगा, अल्दो के साथ एट आता है ना, ए एल अल्दो, पढ़ते हैं इसको अल्दो है ना, अल्दो के साथ एट आता है जब कोरिलेटिव कंजक्शन आता है तो अल्दो के साथ एट लगता है। इसको एक याद रखिए, क्वेश्चन कभी बन जाए तो। क्वेश्चन 15 देखते हैं। अब सिनोनिम हम लोग मूव कर चुके हैं ना, चलिए क्या है आपको एस्टाउंस का मीनिंग बताना है। सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड। एस्टाउंस का क्या मीनिंग होगा, लॉयल, गुड, बिनाइन या फिर ऑफस्प्रिंग। देखिए इसका जो आप लोग देखने को मिलेगा स्टॉन्च का, स्टॉन्च मतलब होता है बहुत ही ईमानदार टाइप का, नेक दिल इंसान, यानी कि लॉयल। क्या होगा, एक लॉयल होगा गाय जैसा आदमी, तो उसको बोलते हैं स्टॉन्च, मतलब लॉयल। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी बिनाइन मतलब सुहावना होता है ना, बिनाइन मतलब बहुत ज़्यादा सुहावना कोई चीज़ होता है, औसम टाइप का मौसम जो होता है उसको आप लोग सुहाना बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखते हैं। फिर से आप लोग को ऑप्शन विवेशियस का सिनोनिम्स बताना है। विवेशियस का मतलब क्या होगा, लाइवली, वेनम, क्लियर या फिर वाइज। विवेशियस का मतलब होता है ना जिसमें बहुत ज़्यादा जान टाइप से कुछ हो, तो लाइवली बोलते हैं उसको, जीवंत। क्या होता है, उसको जीवंत बोलते हैं। तो विवेशियस मतलब होता है लाइवली, ओके, जीवंत। वेनम मतलब जहर होता है ना, एक तरह से पॉइजन वगैरह बोल सकते हैं, सुने होंगे ना, जो सांप होता है उसका हम लोग जहर पॉइजन का यूज नहीं करते हैं, उसको वेनम का यूज़ करते हैं कि सांप का वेनम निकाला जाता है। ठीक है, अभी उसी से आप लोग एंटी वेनम बनाते हैं तो यूज होता है, आप लोग को आइडिया होगा ये सब। तो विवेशियस का मतलब लाइवली होता है, अर्थात जीवंत। एडमोनिशन, एडमिशन मतलब क्या होता है, एडमिशन का मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस, ओके, क्लियर, वार्निंग या फिर हिट आउट। तो एडमोनिशन का मतलब होता है आपको वार्निंग देना, चेतावनी देना। क्या करना, चेतावनी देना, तो इसका वार्निंग चला जाएगा। हिट आउट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हिट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना ना, आलोचना करना होता है इसका मतलब, तो इसको याद रखिए। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा कर डालना, ऑब्स्टेकल पैदा करना। ठीक है, हिंड्रेंस, ओके। आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया वार्निंग। एडमोनिशन मतलब चेतावनी होता है। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, थ्रिफ्टी का मतलब इकोनॉमिकल, कॉम्पैशनेट, ग्रीडी या फिर एक्स्ट्रावेजेंट। देखिए थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफ़ायती, किफ़ायती मतलब जो कम खर्चा करता है। क्या करता है, जो कम खर्चा करता है उसको बोलते हैं थ्रिफ्टी टाइप का इंसान, यानी कि इसको इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। ये वर्ड जो है से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी से भी पूछ लीजिए किसी से, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी से पूछने की क्या जरूरत है। पास्ट पेपर उठा के देखिए, ठीक है, एसएससी वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है, भर भर के दिया हुआ है थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टी का सिनोनिम्स हो जाएगा इकोनॉमिकल, और बाकी इसका एंटोनिम होगा एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, क्या हो, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो। बाकी इसका कॉम्पेंसेनेट मतलब क्या होता है, कॉम्पेंसेनेट मतलब होता है काइंड टाइप का इंसान है, ये भी वर्ड आ चुका है ना एसएससी के एग्जाम में, तो होता है काइंड मतलब दयालु टाइप से। वर्ड्स पढ़िए मत देखिए कि आप लोग एसएससी का बोर्ड है कि क्या है, ओके। क्वेश्चन इंपोर्टेंट, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वर्ड्स कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, सिलेबस वास्ट है, ये भरोसा करके रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है प्लम्प। प्लम्प का मतलब क्या होता है, प्लम्प का मतलब होता है थूल थूल टाइप का इंसान। क्या होता है, थूल थूल। किसको मालूम है थूल थूल मतलब, तो प्लम्प का मतलब थूल थूल यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा टाइप का इंसान उसको बोलते हैं प्लम्प। तो इसका आंसर हो जाएगा फैट। क्या हो जाएगा, फैट मतलब मोटा। तो ज़्यादा फैट खाइएगा तो आप लोग फैट हो जाइएगा, तो ज़्यादा फैट नहीं खाना है, ठीक है। लीन मतलब स्किनी मतलब इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग चल दे देगा ना। प्लम्प का अगर एंटोनिम पूछ दे तो लीन या फिर स्किनी हो सकता है, लीन थीन वगैरह, इसका पतला हो जाता है मीनिंग इसका। तो इसको थूल थूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थूल थूल। क्वेश्चन 20 पे मूव करते हैं। वैलिएंट, वैलिएंट का क्या मतलब होता है, करेजियस, क्वारलसम, चीयरफुल या फिर रिपल्सिव। वैलिएंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा टाइप का जो साहसी होता है। क्या होता है, साहसी इंसान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वैलिएंट है। क्या है, वैलिएंट है। क्या मीनिंग होना चाहिए, सिंपल सी बात है, वैलिएंट मतलब साहसी है तो करेजियस चला जाएगा, साहसी। क्वारलसम मतलब होता है झगड़ालू टाइप का इंसान ना। क्या होता है, झगड़ालू टाइप का इंसान, कैंटेंक्रस होता है, झगड़ालू। चलिए, चीयरफुल मतलब तो हैप्पी होता है। रिपल्सिव मतलब होता है प्रतिकारक, जो आपका प्रतिकार कर दे उसको रिपल्सिव बोलते हैं। आंसर क्या हो गया, करेजियस, साहसी, बोल्ड टाइप का इंसान, वैलिएंट। अब एंटोनिम आता है, तो एंटोनिम बताना है आपको क्वेश्चन में 21 से लेकर 24 तक। तो लिबर्टी सबसे पहले वर्ड है, यही लिबर्टी वर्ड है जो आप लोग फ्रांस से लिए हैं ना। लिबर्टी वर्ड कहाँ से लिए हैं, संविधान में आप लोग फ्रांस से लिए हैं भाई। तो ये लिबर्टी का अर्थ बताना है क्या होता है, फ्रीडम, लिबरेशन, बॉन्डेज या फिर क्राउडेड। सिंपल सी बात है, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉशियस। क्या आता है, कॉशियस एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, अनरीजनेबल, केयरफुल, इलॉजिकल या फिर रेकलेस। देखिए
यहाँ पे ना गड़बड़ करके जा रहा था, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एंटोनिम ना, अभी हमें आगे निकल जाता। एंटोनिम इसका पूछना, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, लिबर्सन नहीं होगा, इसका मतलब होता है बॉन्डेज, मतलब किसी के बंधन बांधना। सॉरी फॉर दैट, ध्यान पे नहीं रहा। लिबर्टी का एंटोनिम क्या होगा? लिबर्टी का एंटोनिम हो जाएगा बॉन्डेज, यानी किसी के बंधन में, किसी के बंधन में रहना, किसी के अधीन में रहना, ठीक है। तो बॉन्डेज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंटोनिम पूछा है अपोजिट मीनिंग वाला ना, ऐसे करके मत आइएगा मेरे जैसा। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है, आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सतर्क टाइप का इंसान। क्या होता है? सतर्क टाइप का इंसान। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ना, क्योंकि वो एंटोनिम जब देते हैं ना एग्जाम में, तो उसका जो सिनोनिम होता है उसको भी डाल देते हैं ताकि आप लोग गलत करें। तो कॉशियस का मतलब होता है लीरी, एक वर्ड आता है लीरी, ALERRY। तो लीरी का मतलब ही होता है केयरफुल टाइप का, सतर्क। तो केयरफुल हो जाएगा इसका सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह। तो एक होता है केयरफुल होता है, एक होता है लापरवाह, ठीक है। तो यहाँ से लापरवाह इसका मीनिंग चला जाएगा, ओके। रेकलेस, ठीक है, केयरफुल का रेकलेस हो जाएगा। बाकी केयरफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। इलॉजिकल, जिसमें कोई लॉजिकल ही ना हो, ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं हो। हाँ, एक चीज़ देख सकते हैं, जो इलॉजिकल है इसका सिनोनिम अनरीजनेबल हो जाएगा। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। नेक्स्ट आता है चॉटिक। क्या है? चॉटिक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? चॉटिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा अस्त व्यस्त टाइप का। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त, उथल पुथल टाइप का, उसको बोलते हैं चॉटिक। हैप हजार्ड, ऑर्गेनाइज, चार्मिंग या फिर क्रिस्मेटिक। तो चॉटिक मतलब क्या होता है? चॉटिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त टाइप का। तो उसका हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड। क्या होगा? ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित। अस्त व्यस्त अगर कोई चीज़ है, इधर उधर फेंका हुआ सामान है, तो उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। बाकी हैप हजार्ड का मीनिंग भी चॉटिक ही होता है, यानी कि इधर उधर सामान फेंका रहना, ओके। इसको याद रखिएगा। चार्मिंग का मतलब तो अट्रैक्टिव वगैरह होता है, ठीक है। और करिश्मेटिक देख रहे हैं, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आकर्षक ही मीनिंग होता है, ठीक है। तो आकर्षक, चार्मिंग, ऑर्गेनाइज्ड और हैप हजार्ड ऑप्शन था, आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड। चॉटिक मतलब होता है इधर उधर बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया हुआ, इधर उधर सामान फेंका हुआ, उस सेंस में यूज होता है चॉटिक। हैप हजार्ड, इसका मीनिंग चला जाएगा ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित रूप से। हैप हजार्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, चलिए। चॉटिक ही होता है मीनिंग इसका। क्वेश्चन 24 देखते हैं। स्टेबिलिटी का आपको एंटोनिम बताना है। स्टेबिलिटी मतलब जो स्टेबल हो, रुका हुआ हो, जिसका क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी मतलब होता है जो रुका, स्टेबिलिटी मतलब होता है आपको स्थिरता, जो स्टेबल है। क्या है? स्थिरता है। तो डिस्पैरिटी हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी, ऑपोजिशन या फिर केयरलेसनेस। तो देखिए स्टेबिलिटी मतलब होता है जो आप काम कर रहे हैं उसमें स्टेबल है, ठीक है, निरंतर, उसमें निरंतरता है, स्टेबिलिटी है। उसका इनकंसिस्टेंसी चला जाएगा। कहाँ जाएगा? इनकंसिस्टेंसी चला जाएगा, यानी कि अस्थिर आप लोग है, कोई चीज़ काम अभी कर रहे हैं तो कल नहीं, आज कर रहे हैं तो परसों नहीं, परसों कर रहे हैं तो नरसों नहीं, ठीक है। तो इस तरह से कहानी है आप लोग का, तो उस तरह का उसको नाम दे सकते हैं आप लोग, इनकंसिस्टेंसी। और कोई अगर काम अगर रेगुलर कर रहा है, आज पढ़ रहा है, कल पढ़ रहा है, परसों पढ़ रहा है, नरसों पढ़ रहा है, उसके बाद भी पढ़ रहा है, अभी पढ़ते जा रहा है, तो स्टेबिलिटी उसमें है, ठीक है। तो कि जिसमें स्टेबिलिटी होगा उसके लिए क्या है? उसके लिए सक्सेस है, और जो इनस्टेबल है उसके लिए फेलियर है, ठीक है। चलिए, उसके साथ इफ लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस को पढ़िए, इसमें एक इडियम नाम का प्राणी छिपा हुआ है और उसका जो है मीनिंग आपको बाहर निकालना है, ठीक है। इफ यू वांट टू सोल्व द प्रॉब्लम फॉर एवर यू मस्ट टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि बुल को हॉर्न से टेक करना है आपको। तो क्या कीजिएगा? समझ रहे हैं ना, प्रॉब्लम को अगर चाहते हैं समस्या को जड़ से मिटा दिया जाए तो आपको क्या करना होगा? मस्ट टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स, यानी क्या करना होगा? इस इडियम को पढ़िए, अंडरलाइन है, दिख तो रहा होगा। तो इसका मीनिंग बताया जाए। पुल द बुल्स हॉर्न, यानी कि बोला जा रहा है कि सीधे सांड के पास पहुंच जाओ, उसका सिंग खींचो भाई। फेस अ डिफिकल्टी, यानी कि डिफिकल्टी को फेस करना है। रन अवे फ्रॉम अ डिफिकल्टी और डेंजर, जैसे ही समस्या देखे दबे पाँव वहाँ से भाग जाना है, ठीक है। तो ऐसे काम करना है। या फिर फेस अ डिफिकल्टी और डेंजर कॉन्फिडेंटली। तो अगर समस्या को हमेशा के लिए प्रॉब्लम चाहते हैं तो उसका डिफिकल्टी या डेंजर है उसको कॉन्फिडेंट के साथ फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, कभी मैं हिंदी में लेक्चर इंग्लिश में डाल दूँ सिर्फ, या सिर्फ हिंदी में डाल दूँ, तो लोग क्या बोलेंगे कि सर सिर्फ हिंदी या सिर्फ हिंदी। मैंने बहुत सारे लोग तलवार निकल कर खड़ा हो जाते हैं कि सर आज सिर्फ हिंदी क्यों। तो इस तरह चीज़ देखने को मिलता है। हिंदी इंग्लिश में भी आता है तो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम नहीं रहता है, तो दोनों बनाने में टाइम लगता है। सोचता हूँ चलिए सस्ते में निपट लेते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो लोग तुरंत तलवार लेके खड़े हो जाते हैं कि चलो भाई आज ऐसे कैसे कर दिए। तो देखिए, तो वही होता है, किसी समस्या का समाधान आप लोग को परमानेंटली करना है तो उसको कॉन्फिडेंट के साथ जो है उसको फेस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज डंडा लेके पीछे दौड़ाते रहेगा।
समझ गया ना। तो टेक द बुल बाय द हॉर्स का मतलब किसी प्रॉब्लम को उसको डटकर सामना करना, ये इस जो इडियम है उसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट इडियम आता है, और मैं चर्चा भी किया था कि इडियम आपसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। सिलेबस वगैरह में देखिएगा तो पास्ट का पेपर, तो उसमें इडियम ज़्यादा पूछ रहे थे, ओके। और आपको जो है से वन वर्ड सब्जेक्शन कम पूछा जा रहा है, फिलर सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। फिल इन फाइंड द मीनिंग ऑफ द, फिर से वही कहानी है, अंडरलाइन वर्ड है उसका आप लोग मीनिंग बताना है, ये भी एक इडियम नाम ही है इसका। रजीव एक नाम है, अजीब रजीव वास्ट हिज एंड्स, थोड़ा ना हंसी आ रहा है, डोंट माइंड दैट। रजीव वाश्ड हिज हैंड्स ऑफ द मैटर लॉन्ग एगो, बोला जा रहा है कि रजीव जो है उस मैटर से अपना हाथ धो चुका है। तो क्या हो चुका है, ओवरकेम द डिफिकल्टीज, समस्या को ले चुका है, ओवरकम कर चुका है, पास कर चुका है, उसको समस्या को निदान कर चुका है। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4 होना चाहिए था। टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर रिफ्यूज टू चेंज द डिसीजन। देखिए कभी भी अगर कोई चीज़ आप लोग हाथ धो लेते हैं तो इसका मतलब होता है ना वॉश हिज हैंड्स, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देना, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस ले लेना। जैसे कि नहीं होता है कि मुकर जाना, जैसे बोलते हैं मुकर जाना, तो उसको बोलते हैं अपना हाथ खींच लेना। तो उसी तरह से वॉश हिज हैंड्स का मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी कि हाथ खींच लेना, अपना जो समर्थन था, जो भी था, जो उस काम करने के लिए राजी था, अब समर्थन में नहीं रहा। तो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, फोर। इसका मीनिंग इतना है, बाकी ऑफ सेंटेंस में चला जाएगा। यही सारे कुछ 26 क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा। थोड़ा सा हंसी मजाक कुछ ज़्यादा हो गया तो माइंड मत कीजिए, आप लोग तो एंजॉय करके पढ़ा कीजिए। तो बाकी यहाँ तक आता है, थैंक यू वेरी मच। जस्ट लिख दिया जाए, बाकी कुछ आपका फीडबैक अगर आता है तो आप लोग जरूर दिया कीजिए, ओके। कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह चाहिए तो बाकी क्या है, फिर एग्जाम का तैयारी करते रहिए। मस्ती से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।